हाँ ठीक। हाँ जी, नमस्कार सभी को। अब हम साइंस में ह्यूमन डिजीज मानव रोगों के बारे में पढ़ेंगे। मानव रोगों के बारे में ये पढ़ेंगे कि जो मानव रोग होते हैं वो किन किन कारणों से होते हैं, किन किन रोग जनकों से होते हैं और वो कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, ये जो मानव रोग हैं ये 5 चीजों से होते हैं, 5 तरीकों से होते हैं। आवाज नहीं, शांति से जो भी करना है, शांति से, आवाज नहीं, ठीक है। WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रोगों की ये बताई थी कि स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य क्या होता है, इसके बारे में बताया था। इसके बारे में क्या बताया था? किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? कोई व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ है, अच्छा है, तो वो क्या है? स्वस्थ है। ठीक है, उसके बाद ये जो रोग हैं ये 5 कारणों से होते हैं। कितने कारणों से होते हैं? 5 कारणों से होते हैं। कौन कौन से हैं वो 5 कारण? पहला है जीवाणु, दूसरा है विषाणु, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है कवक, पांचवा है आनुवांशिकी। इन 5 कारणों से ये रोग होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस और जेनेटिक, 5 कारणों से रोग होते हैं। उन रोगों के बारे में जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं, परीक्षा में प्रश्न हमेशा ये आते हैं, कौन सा रोग किसके कारण होता है, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, कौन सा रोग वायरस से होता है, कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है, कौन सा फंगस से होता है, कौन सा रोग जेनेटिक है। ठीक है, सबसे पहले जीवाणु। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। इन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में, दांत की किस में देखा था? खुरचन में सबसे पहले इसको देखा था। उसका नाम इन्होंने रखा था सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव उन्होंने नाम रख दिया, इसीलिए इनको, ल्यूवेनहॉक को, जीवाणु विज्ञान का क्या कहते हैं? जनक या पिता। उसके बाद एरेनबर्ग ने सूक्ष्म जीवों का नाम क्या दिया? बैक्टीरिया, जीवाणु। किसने दिया नाम? एरेनबर्ग ने। ठीक है, उसके बाद 2 टर्म जानने की जरूरत है, पैथोजन और वेक्टर। वेक्टर और पैथोजन। पैथोजन वो होते हैं जिनके कारण रोग होते हैं। पैथोजन कौन होते हैं? जिनके कारण रोग होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, ये क्या है? पैथोजन। उसके बाद वेक्टर। वेक्टर क्या है? रोग वाहक। जो रोग हैं, जो वो हैं, क्या नाम है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक, इनको जो अपने ऊपर लाद के वहन करके ले जाते हैं मानव शरीर तक, वो क्या होते हैं? रोग वाहक। ठीक है, रोग वाहकों में हम मक्खी, मच्छर के एग्जाम्पल ले सकते हैं। रोग वाहक बैठ गया कहीं। अब हम पढ़ेंगे जीवाणुओं से जो रोग होते हैं। एग्जाम में यहीं से प्रश्न आते हैं, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, जीवाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, जीवाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं। इसमें सबसे पहला है टाइफाइड, आंत्र ज्वर। क्या नाम है? टाइफाइड आंत्र ज्वर। उसके बाद है टीबी, तपेदिक। उसके बाद है प्लेग। उसके बाद है हैजा। उसके बाद है डिफ्थीरिया। उसके बाद टिटनेस, कोढ़, कुष्ठ रोग, निमोनिया, काली खांसी और सिफिलिस। ये रोग किससे होते हैं? जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से। ठीक है, कौन कौन से हैं एक बार रिवीजन करो इनका। आंत्र ज्वर, इनको टाइफाइड बोलते हैं, तपेदिक, टीबी, प्लेग, हैजा, डिफ्थीरिया, टिटनेस, कोढ़, निमोनिया, काली खांसी और सिफिलिस। ठीक है, ये सभी रोग किससे होते हैं? जीवाणुओं से, बैक्टीरियाओं से। ठीक है, उसके बाद पहला रोग है आंत्र ज्वर।
अब इसमें एग्जाम के लिए हमें क्या याद रखना है? सबसे पहली बात तो यही हो गई, आंत्र ज्वर है जो, ये रोग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया कौन सा है इसमें? सॉल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है? सॉल्मोनेला टाइफी। सॉल्मोनेला 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 टाइफी। अब याद कैसे रहेगा ये? टाइफी से टाइफाइड, ठीक है, टाइफी से टाइफाइड। प्रभावित अंग कौन सा है? कौन से अंग को प्रभावित करता है? आंतों को प्रभावित करता है। छोटी आंत और बड़ी आंत होती है ना, उनको प्रभावित करता है। टाइफाइड का जो टेस्ट है उसका नाम क्या है? विडल टेस्ट। क्या नाम है? विडल टेस्ट, ठीक है। अगर किसी को टाइफाइड हो जाए तो क्या टेस्ट होगा? विडल टेस्ट। उसके बाद ये बुखार है, आंत के बुखार के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? आंत के बुखार से। आंत्र ज्वर को ही आंत का बुखार बोल रहे हैं, ठीक है। सॉल्मोनेला टाइफिस का क्या है? बैक्टीरिया है। यह प्रदूषित जल तथा भोजन से फैलता है। इस रोग में आंत्र और प्लीहा की योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। इसके कारण रोगी को सर दर्द के साथ साथ क्या होता है? तेज बुखार होता है, ठीक है। ये हो गया टाइफाइड, पहला रोग। उसके बाद अगला है हैजा। हैजा किससे होता है? बैक्टीरिया से। किससे होता है? बैक्टीरिया से। हैजा बैक्टीरिया से होता है। इसका वायरस कौन सा है? विब्रियो कॉलेरी। अब ये जो हैजा है इसका अंग्रेजी नाम क्या है? कोलेरा। हैजा का अंग्रेजी नाम क्या है? कोलेरा। हैजा का अंग्रेजी नाम क्या है? कोलेरा। कौन से वायरस से होता है? विब्रियो कॉलेरी। प्रभावित अंग आंत है। लक्षण क्या है? दस्त और उल्टी। शरीर में क्या हो जाती है? पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अबे पानी की कमी शरीर में हो क्यों जाती है? उल्टी दस्त हो क्यों जाते हैं? क्योंकि जो विब्रियो कोलेरा वायरस वो है बैक्टीरिया, वो मक्खियों के द्वारा भोजन पर या जो भी चीजें शरीर आदमी के संपर्क में आती हैं उनसे उन पर बैठ जाते हैं और वो बैक्टीरिया आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद निमोनिया, ये अधिकांशतः बच्चों को होता है। निमोनिया है जो बच्चों को होता है। इसका जो वायरस है उसका नाम क्या है? वो बैक्टीरिया है, उसका क्या नाम है? डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस, क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमेनी। डिप्लोकोकस न्यूमेनी। उसके बाद फेफड़ों में सूजन आ जाती है इसमें, और ठंड से बचा के रखना पड़ता है। श्वास लेने में तकलीफ होती है, ठीक है। छोटे बच्चों को ज्यादा होता है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है और श्वास लेने में तकलीफ होती है, ठंड से बचा कर रखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला रोग है प्लेग। ये क्या है? प्लेग। ये महामारी के रूप में भी फैला था ना, प्लेग। ये वही प्लेग है। इसका जो मुख्य वाहक है वो है काला चूहा। कौन है? काला चूहा। येरसिनिया पेस्टिस। बैक्टीरिया का नाम क्या है? येरसिनिया पेस्टिस। येरसिनिया पेस्टिस किसका वो है बैक्टीरिया? प्लेग का। प्रभावित अंग फेफड़े और लिम्फ नोड्स। लक्षण बुखार, सिर दर्द, कमजोरी और शरीर पर लाल काले धब्बे। प्लेग का जो मुख्य पहचान है वो क्या है? शरीर पर लाल काले धब्बे। शरीर पर कैसे धब्बे? लाल काले धब्बे। ये जानलेवा खतरनाक बीमारी है, संक्रमण का रोग है। उसके बाद पिस्सू होता है, पिस्सू। जेनोप्सिला केओपिस। जेनोप्सिला केओपिस जिसको क्या बोल रहे हैं हम? पिस्सू। वो कहां बैठता है? चूहे पर। चूहा उसको कहां ले जाता है? मनुष्य तक, ठीक है। ऐसे मनुष्य में पहुंच जाता है। तो रोग वाहक कौन है इसका? चूहा। कौन सा चूहा? ब्लैक चूहा। उसके बाद उंगलियां कैसी हो जाती हैं इसमें? नीली काली पड़ जाती हैं और रोगियों को ठंड, बुखार और कमजोरी महसूस होती है, ठीक है। अगला है डिफ्थीरिया। अगला रोग कौन सा है? डिफ्थीरिया।
डिप्थीरिया का वायरस कौन सा है, वो बैक्टीरिया कौन सा है, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी। अब ये याद कैसे रहेगा, डिप्थीरी से, ठीक है। प्रभावित अंग कौन सा है, श्वास नली। वैक्सीन कौन सी लगती है, डीपीटी। कौन सी लगती है, डीपीटी। लक्षण क्या है, श्वास लेने में कठिनाई होना और दम घुटना, ठीक है। इसमें होता क्या है, गले में एक कृत्रिम झिल्ली बन जाती है। क्या होता है, गले में एक कृत्रिम झिल्ली बन जाती है। जो श्वास नली होती है ना, उस पे एक जाली जाली की संरचना बन जाती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कृत्रिम झिल्ली बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कृत्रिम झिल्ली। कहां बनती है, श्वास नली पे। कहां, गले में, ठीक है। जिससे क्या होगा, श्वास लेने में तकलीफ होगी, श्वसन अवरुद्ध होगा। अगर वो झिल्ली है जो ज्यादा मजबूत हो जाएगी तो क्या होगा, मौत हो जाएगी, क्योंकि श्वास नहीं ले पाएगा आदमी, ठीक है। गला बिल्कुल चौक हो जाएगा। उसके बाद है काली खांसी, पैट्यूटिस है, पैट्यूटिस, काली खांसी। प्रभावित अंग कौन सा है, श्वसन तंत्र। और बैक्टीरिया का क्या नाम है इसके का, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। हीमोफिलिस पर्ट्यूटिस, दो नाम है इसके, हीमोफिलिस पर्ट्यूटिस, ठीक है। और इससे क्या होगा, श्वसन तंत्र प्रभावित होगा। काली खांसी को आप सभी जानते हो ना, कुत्ता खांसी, काली खांसी, इसके नाम लेते हैं जो है ना, ये वही है। इससे भी बचाव के लिए टीका कौन सा लगेगा, डीपीटी। किस किस रोग में लगा है, डिप्थीरिया में और पैट्यूटिस में और टिटनेस में, ठीक है। अगला है टिटनेस। ये ज्यादातर किससे होता है, ज्यादातर होता है जंग लगे लोहे से कटने से, ठीक है। अगर जंग लगे लोहे से कट जाएगा तो कौन सा रोग होने की संभावना रहती है, टिटनेस। इसका वायरस कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। क्या नाम है, टेटनी। तो ये याद किससे रहेगा, टेटनी से। प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र। वैक्सीन कौन सी है, डीपीटी। उसके बाद इसका लक्षण क्या है, तेज बुखार, शरीर में ऐंठन और जबड़ा लॉक होना। सबसे जरूरी जो पहचान है, वो लक्षण है, वो कौन सा है, जबड़ा लॉक होना। वो क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि इसी को क्या नाम देते हैं, जबड़ा लॉक होने के कारण, लॉक जॉ और धनुष टंकार। क्या नाम देते हैं, लॉक जॉ और धनुष टंकार। इसमें जो वो होते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु होते हैं, वो घाव से प्रवेश करते हैं। कहां से प्रवेश करते हैं शरीर में, घाव से, ठीक है। उसके बाद अगला रोग है सिफिलिस। कौन सा रोग है, सिफिलिस। ये कैसा है, सेक्सुअल डिजीज। कैसा डिजीज, सेक्सुअल डिसीज। उसके बाद इसका जो वायरस है, वो है बैक्टीरिया है, वो कौन सा है, ट्रेपोनेमा पैलिडम। ट्रेपोनेमा पैलिडम, ट्रेपोनेमा पैलिडम, ट्रेपोनेमा पैलिडम किसका है, बैक्टीरिया किसका है, सिफिलिस का, ठीक है। प्रभावित अंग कौन से हैं, जननांग। लक्षण क्या है, जो पेनिस है और वजाइना है, उस पे क्या, लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं, लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं, ठीक है। इस रोग का संक्रमण रोगी के साथ मैथुन संभोग करने से होता है। कैसे होता है ये इस रोग का संक्रमण कैसे होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से, ठीक है। इस रोग में लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं पेनिस और वजाइना पर, बाद में शरीर पर चकत्ते पड़ने लग जाते हैं तथा अंत में इस रोग में हृदय, यकृत व मस्तिष्क भी प्रभावित होते हैं। इस रोग का जो इलाज है वो किससे होता है, पेनिसिलिन से, ठीक है, पेनिसिलिन से। मतलब ये जो रोग है इसका सबसे पहले रोगी को स्वयं को पता चलता है, उसके बहुत ज्यादा लास्ट स्टेज पर जब रोग पहुंच जाता है तो सभी को पता चलने लग जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाद में क्या होता है, शरीर पर चकत्ते बनने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है तपेदिक या क्षय रोग या टीबी। हाँ, टीबी का बैक्टीरिया कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस,
ठीक है। प्रभावित अंग फेफड़े, फेफड़े प्रभावित होते हैं। लक्षण क्या है? बार बार खांसी के साथ खून या बलगम आना। बलगम जो वो होती है ना, खखार बोलते हैं इसको हिंदी में हम, खखार, कफ, उसी को बोलते हैं बलगम, ठीक है। उसके बाद ज्यादा आती है, जो टीबी के मरीज होते हैं उनके ज्यादा आती है ना, नॉर्मली तो सबके आती है लेकिन टीबी का जो मरीज होता है उसके ज्यादा आती है। उसके बाद इसकी वैक्सीन का क्या नाम है? बीसीजी। क्या नाम है? टीबी रोग में क्या होता है? उल्टियों के साथ नहीं, खांसी के साथ क्या आती है? खून आते हैं, ठीक है। वायरस का, उसका बैक्टीरिया का क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। वैक्सीन कौन सी लगती है? बीसीजी। कौन सी लगती है? बीसीजी। हाँ, इसका लक्षण क्या है? बुखार, ठंड में रात में पसीना आना, भूख वजन शक्ति में कमी आना, पाचन व तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होना। मतलब आदमी बहुत ज्यादा दुबला पतला कमजोर हो जाता है जिसके टीबी रोग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला है कुष्ठ रोग या कोढ़। इसको दूसरा क्या नाम दे रहे हैं? इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? लेप्रोसी। क्या नाम है? लेप्रोसी। तो इसका वायरस का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। लेप्रोसी और लेप्री, ठीक है। त्वचा से प्रभावित होती है, त्वचा और तंत्रिका तंत्र। लक्षण क्या है? त्वचा पर चकत्ते पड़ना और तंत्रिकाएं प्रभावित होना। उसके बाद इस रोग में ऊतकों का अपक्षय होने लगता है, मतलब ऊतक खत्म होने लग जाते हैं ना। उसके बाद शरीर पर चकत्ते पड़ने लगते हैं। इसके अतिरिक्त जोड़ों के आसपास के तंत्रिकाएं प्रभावित होने लगती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए कौन सी दवाएं यूज में आती हैं? एमडीटी। कौन सी दवाएं यूज में आती हैं? एमडीटी, ठीक है। अगला है विषाणु जनित रोग, वायरस। इसका सबसे जो नजदीकी रूप से आप जानते हो वायरस को, वो कौन सा है? हाँ, वायरस, विषाणु। विषाणु एक संक्रमक एजेंट है जो किसी जीव की जीवित कोशिकाओं के अंदर ही प्रकृति बनाता है। यह क्या करता है कि कोई जो जीव होता है उसके अंदर प्रवेश करता है, उसके बाद उसकी जीवित कोशिकाओं के अंदर अपना प्रसार करता रहता है, ठीक है। जीव के अंदर जाके जो रोगी है, जो रोगी हुआ है, उसी के अंदर अपना प्रसार करता है, ठीक है। इस विषाणु की खोज किसने की? रूसी वैज्ञानिक है। कौन है? दिमित्री इवानोवस्की। क्या नाम है? दिमित्री इवानोवस्की, ठीक है। तंबाकू मोजेक विषाणु सबसे पहले खोजा गया। सबसे पहले कौन सा वायरस खोजा गया? तंबाकू मोजेक। सबसे पहले कौन सा विषाणु खोजा गया? तंबाकू मोजेक। विषाणुओं के अध्ययन को विषाणु विज्ञान या क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। अब प्रश्न कहां से आते हैं आपकी परीक्षाओं में? इस पेज से। कहां से आते हैं? इस पेज से आते हैं। विषाणुओं से, वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं? जुकाम, कॉमन कोल्ड, पोलियो, एड्स, डेंगू ज्वर, डेंगू वो होता है बुखार, है ना। उसके बाद ट्रैकोमा, रेबीज, मेनिनजाइटिस, गलसुआ, चेचक, छोटी माता, खसरा, पीलिया, हेपेटाइटिस और इबोला और इन्फ्लुएंजा। कौन कौन से रोग हो रहे हैं? एक बार इनको दोहराओ सभी। एक बार और दोहराओ। वायरस से कौन से रोग हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल वही है। सबसे पहले कौन सा रोग है? जुकाम। उससे पहले एक प्रश्न है, कोरोना जो रोग था उसका वायरस का नाम क्या था? बहुत बढ़िया, हाँ वही था, जो वही था, कॉमन कोल्ड, जुकाम। जुकाम का वायरस का क्या नाम है? राइनो वायरस। कौन सा वायरस? राइनो वायरस। श्वसन तंत्र इससे प्रभावित होता है। लक्षण क्या है जुकाम के? आप सभी जानते हैं जुकाम के लक्षणों को।
कभी कभी बुखार आ जाता है, थकान होती है, गले में खरांश रहती है, सूखी खांसी होने लग जाती है, सांस लेने में कठिनाई रहती है, बहती नाक। ठीक है, ये इसके क्या है लक्षण। सामान्यतः यह रोग क्यों होता है? बदलते मौसम तथा सर्दियों में होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण श्वसन मार्ग की म्यूकस झिल्ली में सूजन आना। म्यूकस झिल्ली होती है ना श्वसन, नाक में झिल्ली होती है म्यूकस नाम की, उस पे सूजन आ जाती है। ठीक है, उससे जुकाम हो रहा है। गले में खरांश, छींकना, नाक बहना आदि जो लगभग 1 सप्ताह तक रहते हैं। इस रोग का संक्रमण ये कितने दिन में अपने आप सही हो जाता है? अगर इसका इलाज भी नहीं करवाएं तो 5-7 दिन में अपने आप सही हो जाता है जुकाम। ठीक है, हाँ, इलाज नहीं है इसका कोई। डेंगू, उसके बाद है अगला डेंगू बुखार। डेंगू बुखार आप सभी ने सुना है। क्या हो जाता है इसमें? प्लेटलेट्स कम हो जाती है ना, उस टाइम मैंने बताया था प्लेटलेट्स पढ़ रहे थे। हाँ, वायरस का नाम क्या है? अरबो वायरस। कौन सा वायरस है? देखो ये इंपॉर्टेंट है, मलेरिया डेंगू दोनों रोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। घूम फिर के इन्हीं से प्रश्न आते हैं, कभी कभी टीवी तक पहुंच जाता है, नहीं तो मलेरिया और डेंगू पे ही प्रश्न आते हैं ज्यादातर, है ना। तो वायरस कौन सा है डेंगू का? अरबो वायरस। ठीक है, उसके बाद रोग वाहक एडीज एजिप्टी। ठीक है, अरबो वायरस, एडीज एजिप्टी। अब ये दोनों चीज क्या क्या हैं? मैंने शुरू में बताए थे ना, 2 चीज बताए थे। क्या? रोग जनक और रोग वाहक। तो रोग जनक कौन सा है? अरबो वायरस। रोग वाहक क्या है? एडीज एजिप्टी। ठीक है, ये क्या है? एक मच्छर का नाम है ना, जैसे मलेरिया का वो होता है ना मादा एनीफ्लीज, उसको सब जानते हैं, तो ऐसे ही एडीज एजिप्टी है जो ये किसका रोग वाहक है? डेंगू का। ठीक है, इसमें तेज बुखार होता है और सर, आंख, पेशी, जोड़ों में भयंकर पीड़ा होती है, इसलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। हाँ, इसके जो हर साल मतलब जब मौसम बदलते हैं ना, जब तभी होता है ये ज्यादातर, है ना। तो हर साल इसके नए नए नाम निकल के आते हैं अपने लोकल में, है ना। कभी लंगड़ा बुखार, कभी कोई सा बुखार, वो जो नाम आते हैं इसी के निकल के आते हैं। हाँ हाँ, अगला रोग है स्मॉल पॉक्स चेचक। क्या नाम है? स्मॉल पॉक्स चेचक। एक सेकंड, चेचक या स्मॉल पॉक्स वायरस कौन सा है? वेरियोला। क्या नाम है वायरस का? वेरियोला। ठीक है, वेरियोला वायरस से होता है, प्रभावित पूरा शरीर होता है। लक्षण क्या है? तेज बुखार, शरीर पर लाल दाने। ठीक है, शरीर पर लाल दाने, और ऐसे शरीर के अंदर अपनी जो वो है त्वचा, वो जगह जगह से फूल फूल सी जाती है। ठीक है, ये क्या है? चेचक। वो लंपी। हाँ वो वायरस से ही जनित है, वो लगभग ऐसा ही था। हाँ, सेम ये नहीं था, लगभग ऐसा ही था, है ना। यह एक बेहद संक्रामक रोग है, जिसका रोगजनक कौन सा वायरस है? अपने लिए सबसे जरूरी बात क्या है? जो चेचक है, स्मॉल पॉक्स है, उसका जो वायरस है कौन सा है? वेरियोला नामक वायरस। कौन सा? वेरियोला। ठीक है, अब इस रोग की पहचान को आप सभी जान रहे हो, एक ही पहचान याद रख लेना, शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। ठीक है, शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं, और ऐसे त्वचा क्या हो जाती है? बीच बीच में से फूली फूली जैसी हो जाती है ना, मतलब देसी भाषा में अगर कहें तो गुमड़ी गुमड़ी हो जाती है पूरे शरीर पर। ठीक है, हाँ, फुंसी गुमड़ी। उसके बाद है अगला छोटी माता। कौन सी माता? छोटी माता। चिकन पॉक्स। क्या नाम है? चिकन पॉक्स। कौन सी माता? छोटी माता। चेचक, तो इसका मतलब चेचक क्या हो गई? बड़ी माता। या तो छोटी माता या बड़ी माता।
अब ऐसे पता नहीं, अच्छी बात है। तो वो कौन सा रोग था? छोटी माता चिकन पॉक्स या चेचक होगा। टीके लगते हैं ना, चेचक के टीके इसीलिए लगते हैं, ये महामारी के रूप में फैला था उससे पहले, है ना। प्रभावित अंग, इससे भी पूरा शरीर प्रभावित होता है, शरीर पर लाल दाने इससे बनते हैं, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें जो दाने बनते हैं वो छोटे छोटे बनते हैं, उसमें बड़े बड़े बनते हैं, ठीक है। उसमें कैसे बनते हैं? बड़े बड़े चेचक में, और इसमें छोटे। जो चेचक है उसी को हम बड़ी माता बोलते हैं, बड़ी माता छोटी माता नाम से जानते हैं हम इनको। यह रोग चेचक की भांति अत्यधिक संक्रामक होता है। इसमें हल्के बुखार के साथ साथ शरीर पर पित्तिकाएं निकल आती हैं। इसके उपचार के लिए चेचक के टीके लगवाते हैं। किसके टीके लगते हैं? चेचक के टीके। सेम उसी जैसा रोग है इसलिए, है ना। हाँ, ये दोनों बराबर में रखे हैं ना। हाँ, इनके वायरसों के नाम अलग अलग हैं, ठीक है। वेरिसेला वायरस और वेरियोला, वेरिसेला और वेरियोला, वेरिसेला और वेरियोला। बड़ी माता का वेरियोला, छोटी माता का वेरिसेला, वेरियोला वेरिसेला, वेरिसेला वेरियोला, ठीक है। उसके बाद है अगला पोलियो। कौन सा रोग है? पोलियो। हाँ, वायरस का क्या नाम है? पोलियो वायरस। क्या नाम है? पोलियो वायरस। प्रभावित अंग, तंत्रिका तंत्र। लक्षण, मांसपेशियों में कोमलता या कमजोरी, हड्डियों में क्या हो जाता है? झुकाव। पोलियो से हड्डियों में क्या हो जाता है? झुकाव। मांसपेशी कैसी हो जाती है? कमजोर, ठीक है। इससे रीढ़ की हड्डी, आंत कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसके उपचार में बच्चों को पोलियो रोधी दवा दी जाती है। इसमें हाँ, पोलियो की इसके टीके की खोज इसमें महत्वपूर्ण है। जोनास साल्क। पोलियो के टीके की खोज किसने की? जोनास साल्क, ठीक है। उसके बाद है अगला एड्स। कौन सा रोग है? एड्स, HIV, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या नाम है? HIV, शॉर्ट में HIV कहते हैं। एड्स के वायरस का क्या नाम है? HIV, ठीक है। इससे प्रभावित क्या होता है? WBC, WBC प्रभावित होती है, मतलब रक्षा प्रतिरक्षा तंत्र है ना। WBC मैंने बताया था ना, तो WBC प्रभावित होती है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? प्रभावित होता है। भूखने लगना, शरीर में ऊर्जा की कमी होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्या होना? नष्ट होना, ठीक है। टेस्ट को क्या बोलते हैं? एलिसा। क्या बोलते हैं? एलिसा। टेस्ट को क्या बोलते हैं? एलिसा। इसका पूरा नाम क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे, ठीक है। टेस्ट का पूरा नाम है इसके का, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? यह है एड्स की फुल फॉर्म, एक्वेरीज इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म। उसके बाद वायरस की फुल फॉर्म आपने पहले ही पढ़ ली। ये फैलता कैसे है? ये भी सेक्सुअल कांटेक्ट से ही फैलता है, ठीक है। कैसे फैलता है? सेक्सुअल कांटेक्ट से। उसके बाद अगला है रेबीज। कौन सा है? रेबीज। वायरस का नाम भी क्या है? रेबेडो वायरस। क्या नाम है? रेबेडो वायरस। प्रभावित इससे भी तंत्र का तंत्र हो रही है। लक्षण क्या है? पानी से डर लगना, पागलपन जैसी हरकतें करना, जीभ बाहर निकालना। यह ज्यादातर होता है कुत्तों के काटने से, बिल्ली के काटने से या बंदर के काटने से।
अगर कुत्ता बिल्ली बंदर कोई काट देता है तो टीका लगवाने जाते हैं ना, तो वो किसका टीका होता है? रेबीज का टीका होता है। ठीक है, किसका टीका होता है? रेबीज का टीका होता है। अब इसमें सबसे जरूरी चीज कौन सी है? रेबीज के टीके की खोज। लुई पाश्चर बेहद महत्वपूर्ण है। अगर रेबीज में से क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा कि रेबीज के टीके की खोज किसने की? किसने की? लुई पाश्चर ने। किसने की? लुई पाश्चर ने। ठीक है, उसके बाद है अगला गलसुआ, मम्प्स। मम्प्स इंग्लिश में क्या बोल रहे गलसुआ को? मम्प्स। ठीक है, वायरस का नाम भी क्या है? मम्प्स। मम्प्स वायरस से कौन सा रोग हो रहा है? मम्प्स, गलसुआ। ठीक है, प्रभावित अंग लार ग्रंथि। अपन ने लार ग्रंथि पढ़ी थी उस टाइम पे, इस रोग के बारे में चर्चा की थी ना, है ना? सूजन आ जाती है। हाँ, कौन सी ग्रंथि में सूजन आती है तो बता, कौन सी ग्रंथि में सूजन आती है? सही है, पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पैरोटिड ग्रंथि है। नहीं, उसे पूछने के लिए मिटाया था। पैरोटिड ग्रंथि में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। ठीक है, हाँ वो ये। उसके बाद है इबोला। इबोला, इबोला में वायरस कौन सा है? इबोला वायरस। कौन सा वायरस है? इबोला वायरस। प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। उसके बाद उल्टी, दस्त, बुखार, सिर दर्द और रक्तस्राव। ठीक है, इबोला का नाम कागो की एक सहायक नदी एबोला के ऊपर रखा है। कागो नदी है, कागो नदी। हाँ, कागो नदी है ना, उसकी एक सहायक नदी है एबोला नदी, उसके ऊपर इसका नाम रखा है एबोला। ठीक है, रोग भी एबोला, वायरस भी एबोला। प्रभावित क्या हो रहा है? प्रतिरक्षा तंत्र। हाँ, रोगी की त्वचा गलने लगती है। या गेट बंद कर दीजिए एक जन जाके। ना, अब आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, वही है, वही, बिल्कुल। उसके अबे जो जल्दी जल्दी जा रहे हैं ना, इनको एक बार बस देखना है प्रश्न कहां से आता है, उस चीज को मैं बहुत जोर दे के बता देता हूं 10 बार। ठीक है, खसरा। अगला अगला कौन सा रोग है? खसरा। वायरस का क्या नाम है? मोरबीली वायरस। कौन सा? मोरबीली वायरस। कौन सा वायरस? मोरबीली वायरस। इसमें ज्यादा से ज्यादा यही पूछ सकते हैं, खसरे का वायरस कौन सा है? कौन सा वायरस है? मोरबीली वायरस। प्रभावित अंग सबरा शरीर है, पूरा शरीर है, शरीर पर लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं। खसरा होने पर क्या हो जाता है? लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं। इस चित्र में दिखाए हुए भी हैं, है ना? उसके बाद इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस से ही होता है। किससे होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस से। इसकी इन्फ्लुएंजा जो वायरस है, इसी के वो है वो प्रकार। ये 3 प्रकार का होता है ये जो वायरस होता है। इससे भी सारा का सारा शरीर प्रभावित होता है। लक्षण क्या है? लक्षण वही है, सर्दी खांसी होना। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। पीलिया, हेपेटाइटिस। पीलिया का ही दूसरा नाम क्या है? हेपेटाइटिस। क्या है? पीलिया। आप सभी जानते हैं पीलिया को, लेकिन आप पीलिया को आप आज के बाद क्या पढ़ोगे? हेपेटाइटिस। क्यों? क्योंकि इसके वायरस का नाम क्या है? हेपेटाइटिस वायरस। कौन सा वायरस? हेपेटाइटिस वायरस। प्रभावित कौन सा अंग होता है इससे? सबसे ज्यादा लीवर प्रभावित होता है। लक्षण क्या है? सब जानते हो, पेशाब पीला आना, आंख और त्वचा का पीला होना। ठीक है, ट्रैकोमा। उसके बाद है ट्रैकोमा। वायरस का नाम क्या है? क्लैमडिया ट्रैकोमेटिस। क्लैमडिया ट्रैकोमेटिस। क्लैमडिया ट्रैको
क्लैमडिया, क्लामडिया, कुछ भी उच्चारित कर लेना, ठीक है। क्लैमडिया ट्रैकोमेटिस प्रभावित क्या होती है? आंखें, आंखें लाल रहती हैं, आंखों में दर्द भरा रहता है। ट्रैकोमिया। मेनिनजाइटिस, अब ये कंप्लीट तो हो जाएंगे रोग, इसलिए और समझाने को कुछ है भी नहीं। हाँ, मेनिनजाइटिस क्या है? मेनिनजाइटिस। वायरस का क्या नाम है मेनिनजाइटिस के का? नीसेरिया मेनिंगटाइटिस। नीसेरिया मेनिंगिटाइटिस। नीसेरिया मेनिंगटाइटिस टाइडिस प्रभावित क्या होता है इससे? मस्तिष्क। तेज बुखार, उसके बाद बेहोश। रोग क्या है? पहले तेज बुखार आता है, उसके बाद आदमी बेहोश हो जाता है। कौन सा रोग है? मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस और मेनिंगटाइटिस। वायरस, वायरस कौन सा है? मेनिंगटाइटिस। और रोग कौन सा है? मेनिनजाइटिस। हाँ, उसके बाद अगला है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ आपको नहीं पढ़ना, चाह सकते हो। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं? ठीक है, इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार परीक्षा में आता है, वो है ये। कौन सा रोग है? मलेरिया। कौन सा रोग है? मलेरिया। मलेरिया रोग किससे होता है? प्रोटोजोआ से। कौन सा प्रोटोजोआ है? प्लाज्मोडियम। अब प्रश्न ऐसे आएगा, मलेरिया का रोग जनक क्या है? क्या आएगा? हाँ, मलेरिया का रोग जनक क्या है? प्लाज्मोडियम। अब जो इसका जो रोग वाहक है वो कौन सा है? वो भी परीक्षा में आता है, जो आप सब जानते हो, मादा एनिफ्लीज। हाँ, अच्छी बात है ना, लिख रही है तो अच्छी बात है। प्रभावित अंग प्लीहा एवं आरबीसी। ठीक है, उसके बाद ठंड के साथ क्या होता है? बुखार आता है। दूसरा रोग है पायरिया, मसूड़ों में होता है। हाँ, एंट अमीबा जिंजीवेलिस। एंट अमीबा जिंजीवेलिस, मसूड़ों से रक्त निकलता है इसमें। ठीक है, उसके बाद एक है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके मलेरिया के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट यही है, यही आएगा अब की बार। कौन सा है? सोने की बीमारी। कौन सी बीमारी? सोने की बीमारी या निद्रा रोग। निद्रा रोग, निद्रा को ही सोना बोलते हैं ना, ये वो सोना नहीं है, सोनार वाला सोना नहीं है। हाँ, ये सोने वाला सोना, स्लीप वाला। मस्तिष्क प्रभावित होता है। प्रोटोजोआ का क्या नाम है? ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा। इसमें क्या होता है? नींद बहुत आती है, नींद के साथ साथ बुखार आता है। हाँ, उसके बाद है अगला पेचिस, आंत प्रभावित होती है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त होना। उसके बाद अगला है काला जार, प्रभावित क्या होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो। लीशमेनिया डोनावानी। लीशमेनिया डोनावानी क्या है? प्रोटोजोआ। किसका प्रोटोजोआ? काला जार का। इसमें क्या होता है? तेज बुखार आता है। मलेरिया के परजीवी वाहक को क्या बोलते हैं? मादा एनिफ्लीज। और सी मक्खी किसका वो है रोग वाहक? निद्रा रोग का। ठीक है, सोने की बीमारी का। उसके बाद आ गया कवक जनित रोग। कौन से रोग? कवक जनित रोग। हाँ, पहला रोग है अस्थमा। कौन सा रोग है? अस्थमा। इसको बोलते हैं हम दमा। यह एक संक्रामक रोग है। मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलियस फ्यूमिगेट्स, एस्परजिलियस फ्यूमिगेट्स नामक कवक से होता है।
बीजाणु पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़ों के सूक्ष्म नालियों में सिकुड़ता है। तो इसका जो कवक है उसका क्या नाम है? ये है, हाँ हाँ वही है, वही, हाँ हाँ वही है, वही है। ये क्या नाम है इसके? वो कवक का क्या नाम है? एस्परजीलियस फ्यूमिगेट्स। ठीक है, ये क्या करता है? फेफड़ों पर, फेफड़ों की जो नालियां हैं उनको सिकुड़न ला देता है। तो फेफड़ों की जो नलियां होती है उनमें क्या ला देता है? सिकुड़न, जिससे सांस लेने में क्या होती है? तकलीफ होती है। उसके बाद अगला रोग है गंजापन। क्या रोग है? गंजापन। जो बाल उड़ जाते हैं ना उम्र से पहले, उसी को बोल रहे हैं हम गंजापन। उसका कवक कौन सा है? टिनिया कैपिटस। कौन सा है? टिनिया कैपिटस। ठीक है, इस रोग में क्या होता है? जो सिर के बालों की जो ग्रंथियां होती हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। किसके द्वारा? टिनिया कैपिटस के द्वारा, जिससे सिर के बाल टूटने लग जाते हैं। उसके बाद कवक जनित रोग में अगला है दाद। बिल्कुल, दाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिंग वॉर्म। इसका जो वो है कवक, उसका नाम याद रखना आप, ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन। त्वचा के अंदर अपना जाल बना लेते हैं, जिससे त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। यह एक कैसा रोग है? संक्रामक। अब संक्रामक तो आप समझते हो ना, संक्रामक क्या है? हाँ हाँ, जो फैलता है उसको ही बोलते हैं। हाँ, एड्स भी संक्रामक रोग है। एड्स संक्रामक है, कोरोना वायरस संक्रामक है। संक्रामक रोग कौन सा होता है? हाँ, तो संक्रमण तो हो रहा है ना, अगर उसके कांटेक्ट में नहीं जाएंगे तो वो फैलेगा ही नहीं। इस रोग का कारक कौन सा होता है? अगला रोग पढ़ो, एथलीट फुट। कौन सा है अगला रोग? एथलीट फुट। टीनिया पेडिस। क्या नाम है कवक का? टीनिया पेडिस। यह त्वचा का संक्रामक रोग है जो पैरों की त्वचा के कटने, फटने और मोटे होने से होता है। इस रोग का रोगाणु त्वचा के मुलायम हिस्से को क्या करता है? प्रभावित करता है। उसके बाद यह है जो अपने अंगूठे और उंगलियों के बीच में होता है ना, हाँ, खाज। खाज को आप सभी जानते हो। रोग कारक का नाम क्या है? एकेरस स्कैबीज। खाज के रोग कारक का नाम क्या है? एकेरस स्कैबीज। हाँ, आप जानते ही हो बाकी सब खाज के बारे में। उसके बाद आ गए जेनेटिक डिजीज। अबे 4-5 रोग रह गए बस, जेनेटिक रोग है जो आनुवांशिक रोग। जेनेटिक डिजीज, आनुवांशिक रोग, जो मतलब अपने माता पिता से बच्चों में, बच्चों से उनके बच्चों में, उनके बच्चों से उनके बच्चों में। इसमें सबसे पहले हम कौन सा रोग पढ़ेंगे? वर्णांधता। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? वर्णांधता। कलर ब्लाइंडनेस। कौन सी ब्लाइंडनेस? कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या है? लाल रंग पे सबसे ज्यादा और हरे रंग में, इनमें वो पड़ता है अंतर। कलर विजन के में कहा है वो यही। हाँ, इसमें क्या होता है? लाल एवं हरे रंग में पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इसमें लाल रंग कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। इस रोग से मुख्य रूप से कौन प्रभावित होता है? पुरुष। और ये रोग है जो ये फैलता कैसे है? किसी पुरुष, जैसे आनुवांशिक रोग है तो कोई पुरुष है, जैसे कोई माता पिता है, उनके संतान में अगर पिता के है तो उसकी पुत्री को होने की संभावना रहेगी, अगर किसी माता के है तो पुत्र को होने की। ये ऐसे फैलता है ये वर्णांधता। वर्णांधता कैसे फैलता है? अगर किसी के पिता को वर्णांधता है तो उसकी पुत्री को होने की संभावना रहेगी, माता को है तो पुत्र को। ठीक है, पुरुष इसमें यह लिख रही है कि मुख्य रूप से यह रोग, ज्यादातर ये रोग किस में मिलता है? पुरुष में मिलता है। ठीक है, उसके बाद है अगला टर्नर
सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम आप सभी ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, आप रीट वाले नहीं हो। रीट रीट नीट नहीं, रीट रीट सीटेट में आता है ये आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग सभी साइकोलॉजी में आते हैं ये। हाँ, यह रोग स्त्रियों में होता है। अब जो टर्नर सिंड्रोम है ये किस में होता है? स्त्रियों में होता है। सबसे जरूरी चीज कौन सी है याद रखने की? इसमें स्त्रियों में होता है। उसके बाद इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 45। नॉर्मली कितने होते हैं? 46। इनमें कितने होते हैं? 45। तो अगर इनमें 45 है तो इनमें कौन सा गुणसूत्र नहीं पाया जाता है? एक्स और एक्स 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 जो वो होते हैं ना जननांग, वो लैंगिक गुणसूत्र वो नहीं पाए जाते, जिससे क्या रह जाती है स्त्रियां? 5। ठीक है, इन पे बच्चे नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसमें शरीर अल्प विकसित, कद छोटा व वक्ष चपटा होता है। ठीक है, नहीं समझ में? आगे समझ में? शरीर कैसा होता है इनका? अल्प विकसित, कम विकसित। कद कैसा होता है? छोटा। उसके बाद वक्ष कैसा होता है? चपटा। ठीक है, ये जननांग इनमें अविकसित से ही रह जाते हैं, क्योंकि कौन सा वो गुणसूत्र गायब है? लैंगिक गुणसूत्र गायब है। ठीक है, उसके बाद टर्नर सिंड्रोम में कितने थे? 45। ये याद रखना, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? 45। किनको होता है? महिलाओं को। उसके बाद हीमोफीलिया, आप सभी ने पढ़ाई है हीमोफीलिया, सभी ने पढ़ लिया ना हीमोफीलिया। कौन सा रोग है ये? वो ये जो शाही रोग था, शाही रोग था जो है ना, इसमें ये जो लाइनें हैं इन लाइनों में और कुछ नहीं, वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, एक बार और बताऊं, बता ही दूं। हीमोफीलिया क्या है? इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, केवल यही है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है ये महारानी किसको हुआ था? विक्टोरिया को हुआ था, उसके पूरे खानदान में फैल गया था। आनुवांशिक रोग ही तो फैलते हैं खानदान में, उसके पूरे खानदान में फैल गया, तभी इसका नाम क्या पड़ गया? शाही बीमारी। उसके बाद है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। क्या नाम है? क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। सिंड्रोम तो रोग को ही बोलते हैं, इसका नाम क्या है? क्लाइन फिल्टर। क्या नाम है? क्लाइन फिल्टर। यह रोग किन में पाया जाता है? सबसे ज्यादा पुरुषों में पाया जाता है। पुरुषों में भी पाया जाता है। उसके साथ साथ एक नई बात इसमें यह है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? टर्नर सिंड्रोम में कितनी थी और क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में? 47। मतलब एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा होगा, उससे क्या होगा ये देखो। इसमें पुरुषों का वृषण अल्प विकसित होता है, स्तन स्त्रियों के समान विकसित होते हैं। जो पुरुष है उसमें पहले रोग का नाम क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। उसके बाद गुणसूत्रों की संख्या 47। उसमें उसके बाद जो लैंगिक गुणसूत्र है वो एक एक्स्ट्रा मिलता है। पुरुष जो पुरुष है वो है, उसके साथ ही स्त्री के गुण और आ जाएंगे। वो लैंगिक गुणसूत्र एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, उसके कारण और आ रहे हैं। तो क्या होता है? वृषण होते हैं जो, वो क्या होते हैं? अल्प विकसित होते हैं। तो पूरी तरह से पुरुष नहीं है क्योंकि वृषण अल्प विकसित है। उसके बाद स्तन कैसे हुए? स्त्रियों के समान। तो ये स्त्री भी नहीं है और पुरुष भी नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं? नपुंसक। जी, क्या बोलते हैं इनको? नपुंसक। हाँ, ये उन प्रश्नों के भी जवाब हैं। मैंने बताया था ना एक दिन लाइव चैट में कमेंट में आ रहे थे, वो पढ़ाए थे ना गुणसूत्र, केंद्रक में गुणसूत्र पढ़ा रहा था जब, तभी कमेंट में आ रहे थे कि जैसे मैं ये बता रहा था 46 होते हैं सभी में, 46 होते हैं सभी में। फिर एक दो होते हैं ना जो मतलब थोड़ा जानते हैं तो ज्यादा अंदर ले जाते हैं बात को कहीं से कहीं। तो मैंने बता दिया था उसको भी कि मतलब जब रोग आएंगे जब ये पढ़ा दिए जाएंगे, जो जरूरी चीजें वो आ रही है ना उल्टी फिर के वहीं। तो 47 भी होते हैं। अब देखो उस दिन मैंने बताया था 46 होते हैं, अभी मैं ही क्या बता रहा हूं 45 भी होते हैं, 47 भी होते हैं। लेकिन ये क्या है? रोग है। तो सामान्यतः कितने होते हैं? 46 होते हैं। रोगों में जिनमें 45 होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? टर्नर सिंड्रोम। और क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में 47। ठीक है।
उसके बाद ये दो ही है बस, डाउन्स सिंड्रोम। डाउन्स सिंड्रोम, कैसे सिंड्रोम? डाउन्स सिंड्रोम। नाम है डाउन्स, लेकिन गुणसूत्र कितने हैं? 47। कितने हैं? 47। कितने हैं? इसी का दूसरा नाम और है डाउन्स सिंड्रोम का, ट्राइसोमी 21। क्या नाम है? ट्राइसोमी 21। ये लिखाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये इसी का नाम है। किसका नाम है? डाउन्स सिंड्रोम का। दूसरा नाम क्या है? ट्राइसोमी 21। अब ये 21 ट्राइसोमी इसलिए है, जो गुणसूत्र है वो कितने हैं इसमें? 47। जो एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा है भाई, एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र है, वो कौन से वाले जोड़े में है? 21वें में। कौन से में है? 21वें में। तो ये जनन जनन वो क्या नाम है, लैंगिक गुणसूत्र नहीं है 21वां, लास्ट वाला होता है ना, लैंगिक 23वां होता है। ये कौन से में है? 21वें में। तो ये कैसा है? लैंगिक नहीं है ना। ये शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करेगा और चीजों को। कैसे? इस रोग से ग्रस्त रोगी कैसे होते हैं? मंदबुद्धि। आंखें कैसी होती है? टेढ़ी। जीभ मोटी। अनियमित शारीरिक ढांचा होता है, मतलब कोई नियमित शारीरिक ढांचा नहीं होता है। इनको मंगोलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, ये मंगोलिज्म होते हैं, मंदबुद्धि की श्रेणी में आते हैं, इनमें दिमाग कम मिलता है। हाँ, मंगोलिज्म एक मतलब जैसे एक रोग है ना, एक तो होते कोई रोग है, ये मंगोलिज्म रोग नहीं है। ये क्या है? एक प्रकार के आदमियों को कह दिया, जैसे मंगोलिया के लोग होते हैं उनके जैसी बनावट होती है। मंगोलिया जो देश है ना, उसके जो लोगों की जो, जैसे चीन के चाइनीज बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, जो भारतीयों को इंडियन बोलते हैं। तो अगर कहीं ऐसा कोई रोग हो जिसमें भारतीय लोगों जैसी बनावट हो कहीं और, तो उसको क्या बोलेंगे? वो इंडियन। ऐसे ही हम बोल रहे हैं मंगोलिज्म। वहां तो ये नॉर्मली होता ही है ऐसा, मंगोलिया में तो ऐसे शरीर होते ही हैं। लेकिन हमारे यहाँ कौन होते हैं ऐसे जिनमें ये रोग पाया जाता है? कौन सा? डाउन्स सिंड्रोम या ट्राइसोमी 21। क्योंकि ये किस गुणसूत्र में रोग मिलता है? एक एक्स्ट्रा मिलता है 21वें में। ठीक है, उसके बाद है पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? पटाऊ सिंड्रोम। इसका दूसरा नाम है कौन सा? ट्राइसोमी 13। क्या नाम है? ट्राइसोमी